सो संजीव जी, हमने अपने पिछले टॉपिक्स में बात करी हेल्दी बोन्स, हैप्पी हार्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जिसमें हम आपका वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर प्रैक्टिसेस दैट एंड which is also called nowadays is a second brain of the body. It's called gut, your intestine basically, which really helps to process the जो हमारे को which helps to process the food एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द एंटायर बॉडी मैकेनिज्म। एक तरह से आप लगा लीजिए हमारा, जैसे हम कंप्यूटर में कहते हैं ना, हमारा सीपीयू का मेन बोर्ड यहीं पर है, बिकॉज़ जो हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। और नाउअडेज़ विद ऑल फास्ट फूड कमिंग इनटू पिक्चर, एडल्ट्रेशन हैपनिंग इन द फूड, इट इज़ बैडली इम्पैक्टेड और हमारी ईटिंग हैबिट्स भी उसको काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं। एंड आई थिंक वेरी वेरी वाइटल एग्जांपल्स आज आपने देखा होगा, पीपल आर वर्बिंग नाउअडेज, वो काफ़ी पीपल आर फार्टिंग नाउअडेज एंड दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज, लाइक दे हैव ब्रेथ इशू, अदर इश्यूज, ऑल आर लिंक्ड विद दिस एक्चुअली। एंड इनफैक्ट जब मैं छोटा था एंड जस्ट वांट टू स्टार्ट, सो माय मदर यूज्ड टू से दैट कि आपकी बॉडी में कुछ भी विकार हो रहा है तो उसका कोर रीजन आपका इंटेस्टाइन है, आपका स्टोमक है। सो 2-3 शब्दों में ऐसे कि हर टॉपिक पे मुझे आपसे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान चाहिए, लाइक कैसे इसे मेंटेन करें? What is a symptom of right intestine and a wrong intestine? What are the early symptoms कि हाँ, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें ध्यान देना है? एंड हाउ टू कीप इट हेल्दी, बिकॉज़ इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, इसका तो कोई ध्यान ही नहीं है। हम दिमाग की बात करते हैं, जनरली आपने कहा हम हड्डियों की बात करते हैं, हम दिल की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट लिवर, बट इसके बारे में बहुत कम बात होती है। ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जब हम लीवर की बात कर रहे हैं, हार्ट की भी बात कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइन तक वो मतलब ये सारा है, तो इधर का तो सारा हाँ, सब सिस्टम कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। अब आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए मैं बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलर अबाउट इंटेस्टाइन की उस व्यवस्था की जहाँ मैं खान-पान से उसको ठीक रखने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ये समझें कि जिस वक़्त एक 15, 16, 17, 18 साल का वो लड़का, जो आज वो लड़का नहीं रहा क्योंकि आज वो मोबाइल फ्रेंडली, आईपैड फ्रेंडली और सिस्टम फ्रेंडली हो गया है। उसके गेम्स वहाँ पर हो रहे हैं, ना कि ग्राउंड पर हो रहे हैं। तो जो लड़का मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पहले की, 30 साल पहले की या उससे पहले की। मतलब मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल से पहले टीवी में बहुत ज़्यादा सब रहा और धीरे-धीरे ये चीज़ें, हुँ। व्यवस्थाएँ बदलती चली गईं। जो लड़का ग्राउंड में जाके खेलता था एंटरटेनमेंट के लिए, स्कूल से घर आने के बाद बच्चों के मन में एक घर से भागकर ग्राउंड पर जाने की ललक रहती थी, किसी भी तरीके से, कि मतलब कैसे वो 4 बजे, 5 बजे और वो किसी तरह छूट के ग्राउंड में पहुँचे और वहाँ जाके खेले। साइक्लिंग भी उसका एक पार्ट हम कह सकते हैं, बट वो खेले और सब सारा कुछ करे। उस उन बच्चों के द्वारा कुछ भी खाया जाना डाइजेस्ट हो रहा था। वहाँ पर वो सब नौबत पैदा नहीं हो रही तो थी। हमें तो पता भी नहीं हम अपने बचपन में क्या खाते थे, उसका इम्पैक्ट खाते थे, सब हजम हो जाता था। किसी को मतलब आप यकीन मानिए कुछ नहीं। हम प्रसन्न भी होते थे, हम खुश भी रहते थे वहाँ जाके, हम लड़ते भी बेशक हों ग्राउंड में जाके खेलने के लिए, मगर जब हम वापस आते थे तो सब गायब और अगली तैयारी शुरू खाने की और वो भी खा लिया, वो भी गायब। व्हाय? क्योंकि हम खुश थे उस वक़्त। हमारा फिज़िकल मूवमेंट था उस वक़्त। कॉज़ तो है। अब उसके बाद जब ये व्यवस्था आई, टीवी और ये सब सारा कुछ शुरू हुआ, तो इससे जो चेंजेज़ आने शुरू हुए, वो चेंजेज़ हो गए कि हम लोग बैठने ज़्यादा लगे, मूवमेंट कम हो गया बॉडी। साथ ही साथ बच्चे पहले पैदल चलते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, बैटरी स्कूटर्स आ गए जो 14 साल से अलाउ हैं। मतलब सब के सब अब फिज़िकल मूवमेंट से हट गए। और फिज़िकल मूवमेंट से हटने का मतलब डाइजेशन का कमज़ोर होना है। डाइजेस्ट करने के लिए तो एक्सरसाइज़ करनी ही पड़ेगी और एक्सरसाइज़ वो नहीं है जो खाली हम एक्सरसाइज़ के नाम पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। द गुड एक्सरसाइज़ इज़ जो हमारी रूटीन वर्किंग में बॉडी से मूवमेंट होता है, वो बड़ी सही एक्सरसाइज़ है जो हमारे हर ऑर्गन को स्ट्रेंथ दे रही है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स छूट जाते हैं, कवर नहीं हो पाते। मगर जब हम रूटीन वर्क उस
मतलब मेहनत से या व्यवहार से कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ कवर होता है। जब तक मैं जो बात कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि काम करना चाहिए उस तरीके से घर में, मगर जब घरों में फीमेल्स बैठकर काम किया करती थीं, ज़मीन पर अपस्टैंडिंग किचन्स हुई हैं, होनी ही चाहिए मतलब उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है, बट घुटने की प्रॉब्लम का बढ़ना, हमारी वर्कमैनशिप में कमी आना, पहले सिज़ेरियन नहीं हुआ करते थे, अब डिलीवरी में सिज़ेरियन केसेज़ का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ में कमी का ही रिज़ल्ट है। ये मैंने बात की आपसे खुश रहकर खाने की, मैं थोड़ा-सा आगे चला गया था, वापस आ रहा हूँ। मगर आप अब आते हैं हम इंटेस्टाइन के ऊपर, तो हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं, वो हमारा जो ऊपर का बेली फैट है, ये बाद में बढ़ना शुरू होता है, पहले इंटरनल ऑर्गन्स हेवी होने शुरू हो जाते हैं। जब वो हेवी होने शुरू होते हैं, बाद में ये आता है। और जब ये आ जाता है, तो हम इसको कम करने लगते हैं, मगर हमें काम करना होता है इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। फर्स्टली इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो लाइट होने चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उनका जो पम्पटेशन होती है बॉडी के अंदर पूरी, तो वो सब बेटर रहना चाहिए, उनमें पानी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। हमारी जो भी ईटिंग हैबिट्स हैं, वो उस तरह की होनी चाहिए, जो उसको सपोर्ट कर रही हों। जब भी हम प्रोसेस में डाइजेस्ट होने वाला फ्रूट कुछ भी खाते हैं, फूड जो भी लेते हैं, तो वो प्रोसेस में जो डाइजेस्ट होता है, जैसे कि हमने चपाती खाई, पेट में जाके वो फूली, उसके बाद वो वहीं पर मेल्ट होगी, गलेगी फूलने के बाद, फिर वो एब्ज़ॉर्ब करती हैं आंतें और अगर हमने बंद खाया, तो फूलेगा तो है नहीं। उसी फ़ॉर्म में कैसे एब्ज़ॉर्ब होगा, उसकी एब्ज़ॉर्ब होने की जो क्षमता है आँतों की, वो जी। उतना काम नहीं कर पाएगी। वो बेली फैट क्रिएट करने लगता है पहले, उसके बाद उसके रॉन्ग इम्पैक्ट पूरी बॉडी में जाते हैं। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फूडिंग के ऊपर, तो हम मंडवे की रोटी या काइंड ऑफ इस प्रकार की बातें कर रहे थे, देसी घी की बात कर रहे थे। किसी भी चीज़ की बारीकी में जाकर जब स्टडी किया जाएगा, तो ये बात साफ नज़र आएगी कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारा इंटेस्टाइन फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ के लिए एजुकेट होना ही होगा कि हमारे पेट में क्या चीज़ जाकर बेटर तरीके से हमें कम खाने पर भी स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रही है और उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो ज़्यादा खाने पे भी स्ट्रेंथ बहुत कम देती हैं। बट एक पॉइंट, एक कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट यहाँ पे, एक थ्योरी। जब हम छोटे थे, एज़ वी सेड कि हम खेल के आते थे और समोसा प्लेट में रखा होता था, तो 2 या 4 भी खत्म हो जाते थे। वो भी हम खुशी से खाते थे और वो डाइजेस्ट भी होते थे। आज भी वही सिनेरियो है, बट हम एक समोसा अपनी खुशी से लेके आते हैं पर खा आधा भी नहीं पाते और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें दिन-रात तंग करते रहते हैं। बट पॉइंट है कि हम चूज़ तो हमारी बॉडी, आपने कहा ना हमें चूज़ करना है। हम पैटर्न तो वही फ़ॉलो कर रहे हैं और कंज़्यूम भी वही कर रहे हैं, बट अब उसके इम्पैक्ट चेंज हो गए हैं। जॉय के साथ ही खा रहे हैं। कोई भी समोसा बिलीव करेंगे, कोई भी रसगुल्ला अपनी मर्ज़ी के बगैर नहीं लेके आएगा। खुशी से ही लेके आएगा खाने के लिए। बट खुशी के साथ मैंने फिज़िकल मोमेंट्स पहले कहा था आपसे। आप हुँ, समझिए आज भी मैं समोसा भी खाता हूँ। आज मैं जितना मीठा खाता हूँ, आप बिलीव करें मेरे साथ बैठा हुआ आदमी ना परेशान होता है। वो मीठा जाता कहाँ है? वो दिल की मिठास में ही घुलता रहता है, साफ़ हो जाता है। मतलब नथिंग टू वरी। आप यकीन मानें अगर इंटेस्टाइन सिस्टम हल्का है। नहीं, आपने एक पॉइंट बोला, सॉरी इंटरप्ट करना, नथिंग टू वरी। हुँ, आई थिंक दिस आई बिलीव इज़ वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ आज और पहले में मुझे फ़र्क डिफरेंशिएट आपकी बात से अभी समझ पा रहा हूँ। जब मैं पहले समोसा खाता था, मैं जॉय के साथ मुझे कोई कंसर्न नहीं होता था कि मैं मोटा हो जाऊँगा या पतला हो जाऊँगा। हुँ। पर जब मैं आज समोसा खा रहा हूँ, तो मेरे साथ बैक ऑफ द माइंड ये वरी है कि अरे कहीं मैं मोटा तो नहीं हो जाऊँगा, आधा किलो वज़न तो नहीं बढ़ जाएगा। आई थिंक दैट थॉट, दैट दैट द एनर्जी व्हिच आई एम कंज्यूमिंग अलोंग विद द फूड इज़ समवेयर इम्पैक्टिंग मी। आर यू सेइंग समथिंग, यू आर कनेक्टिंग विद वज़न दिस? तो हमारी थॉट से बढ़ रहा है जी। यकीन मानिए, बहुत कम खाने वाले इतने मोटे हो जाते हैं, 100-100 किलो से प्लस जा रहे हैं लोग, तो आप उनका खाना चेक कीजिए, वो खाना थोड़ी ज़्यादा खा रहे हैं। वो तो विचारों को गलत तरीके से खाना शुरू कर देते हैं, वो फैट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और उस फैट में हवा का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एयर बन रही है बॉडी में। वो रियल फैट भी नहीं है, वो हवा बन रही है। आप देखिए सब फूल जाता है, चेहरा भी, बड़े-बड़े चेहरे हो गए हैं लोगों के।
और सब अलग सा हिसाब किताब बन गया है। इट्स नॉट राइट। एक्चुअली ना, जीवन जीने के लिए है इंटेस्टाइन सिस्टम। अगर आपको जीवन में भूख लग रही है और खाने की इच्छा हो रही है, आप यकीन मानिए वही तो जीवन है। जब बहुत तेज भूख लगी, अरे बैठो, आओ खाते हैं। सर आपके जीवन में फूड का बहुत इम्पोर्टेंस है मुझे लगता है और आई एम श्योर जैसे आपने मीठे को ट्रांसलेट किया, आज की तारीख में आप किसी बड़े महफ़िल में मीठे की बात करोगे तो अगर आप वहाँ 5 जलेबी रखोगे, मैं मॉडर्न सोसाइटी और ये यंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आप देखोगे 5 में से साढ़े 4 वहीं पड़ी हुई हैं। पीपल हैव दिस कांसेप्ट कि शुगर इज़ अनदर लेवल ऑफ पॉइज़न। ये आजकल एक ट्रेंड भी करता है। इसका ये मतलब नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं मीठे से परहेज़ नहीं करता, मगर मेरी इच्छा मीठा खाने की कब करती है, जब मेरे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर भी वो फ़ॉर्मूला साथ चल रहा है। हुँ। मतलब अभी हम एक जगह जाते हैं तो वहाँ पर जलेबी की बात सर कैलकुलेट होती है। कैसे करते हैं फ़ॉर्मूला? यही तो हमें आपसे पूछना है। कैलकुलेट ऐसा करते हैं जी, जैसे प्यास लगने पे पानी की इच्छा होती है ना, आप यकीन मानिए मीठे की ज़रूरत भी आपको स्पष्ट महसूस होती है। और उस वक़्त जब हम उस ज़रूरत को दबाते हैं, ठीक होते हुए, अब किसी को शुगर हो गई है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई नो, आई मगर अंडरस्टैंड। उसको हम दबाते हैं, तो वो भी गलत है। आप सारी बातें आइडियल फॉर्म की कर रहे हैं अभी, तो हुँ। एक्सेप्शंस को हम इसमें नहीं प्लेस देंगे। हाँ, तो मतलब वो बहुत ज़रूरी है, आप समझिए। और मीठा खाना, मीठा तो वो आदमी खा सकता है जिसके मन में खुशी भी हो साथ में, और मन में खुशी नहीं है तो शुगर ही होने अब वाली है सर आप उससे। ऐसे मत बोलना कि खट्टा वही खा सकता है जिसके मन में खटास हो। खट्टा वही खा सकता है जिसको उस वक़्त एसिड की रिक्वायरमेंट हो बॉडी में। बॉडी में एसिड भी एक पार्ट है, येस, एब्सोल्यूटली। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चाहिए। किसी का एसिड खत्म हो जाए, वो ढीला हो जाएगा बिल्कुल शरीर। उसको उठाने के लिए वो जो मैंने मतलब पित्त कहते हैं इसको हम, वात, पित्त, कफ 3 चीज़ें हैं आयुर्वेद में, तो ये पित्त का पार्ट है। तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ओके। ये आवश्यकता है। अब इंटेस्टाइन के ऊपर मैं कुछ और बात आपसे करूँगा, इन सबको हटा देता हूँ। इंटेस्टाइन मतलब जो कुछ भी इसके अंदर जा रहा है, वो अंदर जाकर ये एक चूल्हा है जो अंदर जल रहा है। इसमें जाने के बाद वो गलता है, गलने के बाद उसमें वाष्प भी होती है, गलने के बाद उसके सारे कंटेंट अलग-अलग होते हैं। जो बॉडी के जिस पार्ट को रिक्वायर्ड है वो वहाँ जाता है और वेस्ट बाहर चला जाता है। हुँ, अब आप समझिए इंटेस्टाइन की वैल्यू क्या है। ये सब चीज़ों को सेग्रीगेट करके अलग-अलग पार्ट में पहुँचा रहा है। अब इसमें समस्या क्या आती है, जब भी इसमें कुछ हैवी चीज़ डाल दी जाती है और ओवरलोडेड हो जाता है, तो ये वो काम अपना सही तरीके से कर नहीं पाता। बहुत लोग आज बैलेंस फूड लेते हैं कि भूख से पहले खाना खाना छोड़ना थोड़ा-सा, वो हमें हेल्दी रखता है, ताकि अंदर वो गुंजाइश रहती है कि जो हमने खाया है वो जब फूलता है, तो वो जगह बाकी नहीं। तो लोग खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, अक्सर ये शिकायत करते हैं, एसिडिटी ये ले लो, कंटेंट कोई भी पानी में डाल के झाग उठती है इनो सर, उसकी। इनो। हाँ, मतलब मैं आप एक्चुअली टर्न करने को, पर मैंने आज का सिंबॉलिक वर्ड वही है एक्चुअली। इनो एक्चुअली वो इनो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक जैसे कोलगेट बोलते हैं ना, कोलगेट एक सिंबॉलिक बन गया कि टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं, ऐसे ही इन तरह के प्रोडक्ट को ही। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो वही सब सारी बातें हैं। अब वो पीने से उसमें रिलैक्स तो होने ही है, वो टेम्परेरी है, जो ऊपर उठ के आ गया उसको ठंडा कर दिया। या बट करेक्ट। इट्स नॉट फेयर। हमें इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि पेट के अंदर एक निश्चित स्थान जल का, एक निश्चित स्थान वायु का और एक निश्चित स्थान खाद्य पदार्थ का है। जब तक वो खाद्य पदार्थ डाइल्यूट होगा ही तभी, जब उसको एयर और पानी, हवा और पानी बराबर उस मात्रा में मिल रहा होगा, उसकी जगह होगी तभी वो मिलेगा। अब वो टाइट होने लगता है जब हवा बनती है, तो वो उल्टा और परेशानी का कारण बन जाता है। अच्छा सर, इसमें ना एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, एंड अब अगर कुछ कहीं किसी लेवल पे उस पे प्रकाश डाल पाएँ तो ज़रूर मेरे को हेल्प होगी समझने में। कहते हैं कि प्रेशर कुकर्स जो हम यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर्स जो हम यूज़ करते हैं, उसमें बना हुआ खाना इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द इंटेस्टाइन वर्सेस जो हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ होती हैं, ओपन वेसल्स होते हैं, उसमें बना हुआ खाना ज़्यादा बेटर होता है। क्या आपके नज़रिए में ये बात सही है? क्या दिस इज़ समवेयर यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? प्रेशर वर्ड जहाँ पर भी आ रहा है, ओह! आंसर मिल गया। प्रेशर कहीं पे भी ठीक नहीं। प्रेशर कुकर मतलब प्रेशर से अगर कुक हो रहा है तो गलत है। रियल कुकिंग है वो नीचे आग जल रही है, उसमें से वाष्प उठ के जाती जा रही है और वो गल रहा है।
वो एक सही प्रोसेस है उसके गलने का। ऐसे ही माइक्रोवेव, आप आलू उबल जाता है माइक्रोवेव में, उबाला जा सकता है। आप पानी में डाल के जब पतीले में रख के आलू उबालते हैं और उस आलू को काटिए, तो वो उसमें रसीलापन होगा और जो आलू खाएँगे आप उसको तो रसीलापन होगा। जो आपने माइक्रोवेव में उबाला है उसमें ड्राइनेस होगी। उबल चुका है वो, मगर वो ड्राइनेस है उसकी। तो ये तो साफ़ है। उसकी फाइबर कंटेंट, उसके जो भी कंटेंट हैं वो हर्ट तो होते ही हैं उससे। मतलब सेमी बेक्ड हो गई ये सब एक तरह से चीज़ें ना, जैसे हमने बेक कर दिया, वो फूल गया, ऑलरेडी फूल गया, तो वो सब बातें हैं उसमें, वो गलत है। इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कुछ जाता है, एक तो पकता है भोजन आग के ऊपर और एक भोजन पकता है पेट के अंदर जाके। वास्तव में हमारा शरीर जो बना है इनिशियली, वो कच्चे फल, सब्जियाँ खाने के हिसाब से बना है। ये जो बाद में व्यवस्था आई है, ये आई ही इसलिए है कि हम समझदार हुए तो हमने उसे पका के, स्वाद के और बाकी सब तरीकों से खाना शुरू किया। आबादी का बढ़ना, किसी एक वर्ग का पैदावार ज़्यादा करना, मतलब कृषि में होना, किसी का दूसरे कामों में होना, तो वो डिवाइड हुआ सारा, तो ये सब व्यवस्थाएँ बढ़ती चली गई। मगर सच्चाई ये है कि अगर कोई व्यक्ति फल पर रह सकता है, दूध की भी आवश्यकता नहीं है। फल, सब्जियाँ, फलों में भी केला, अगर हम ये सब खाना शुरू कर दें और हम 40 डेज़ तक सिर्फ़ फ्रूट पे रह जाएँ, आप बिलीव करिए बॉडी के अंदर जो भी गड़बड़ है, वो एक बार के लिए तो आप ऐसा मान लीजिए कि शरीर हवा हो जाएगा आपका। मन को समझाना है बस, उसमें दूध भी नहीं चाहिए। वैसे उसके लिए फल भी ऐसे चाहिए ना एकदम बिना पेस्टिसाइड्स वाले। आप पेस्टिसाइड वाले खा लीजिए, आप उसमें मत वर्गीकरण करिए अभी, इतना भी अगर हम कर लें, काम बन जाए। फैंटास्टिक। वो पेस्टिसाइड तो हम पता नहीं कितना खा चुके हैं, उतना डाइजेस्ट हो जाए। अ, मगर 40 डेज़ अगर हम इस पे रह गए, आप यकीन करिए, मतलब मुझे ना बड़ा हर्ष होता है इस बात को कहते हुए, मगर मैं फ़ोर्सफुली तो नहीं अब किसी को बिठा सकता, मगर बड़ी से बड़ी बीमारी वाला व्यक्ति 40 दिन इस प्रकार से रहे, उसकी जो साइकिल है बॉडी में रिकवरी की, वो बहुत फ़ास्ट हो जाए। उसके बाद वो सिर्फ़ एक समय हल्का भोजन करना शुरू करे, शाम को 5 बजे, और बाकी फल पे रहे अगले 40 दिन। पहले 40 दिन फ्रूट्स पर, उसके बाद के 40 दिन में सिर्फ़ एक समय भोजन, वो भी शाम को 5 बजे, साढ़े 5, और बाकी अदर फ्रूट्स पे। आप यकीन मानिए, मैं गारंटी कर रहा हूँ ये 80 दिन जीवन की व्यवस्था बदल सकती है। मगर ये सब बातें ना आज कोई मानने को तैयार नहीं। मतलब हमें टैबलेट लेना, टेस्ट करवाना, गोलियाँ खा लेना, वो सब स्वीकार है। मगर ये स्वीकार नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। उबला हुआ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स खाइए, स्वादिष्ट फल खाइए। मतलब अच्छा पपीता, अच्छा बनाना, अच्छे एप्पल्स, और ये सब खाइए, बिल्कुल कुछ सब तरफ से निश्चिंत हो जाइए। और इसके साथ प्रकृति में थोड़ा-सा भ्रमण, मतलब बिलीव करिए, जब कैंसर की लास्ट स्टेज के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप पहाड़ पर या कहीं प्रकृति में जाके रहो और बस वहीं आपका जीवन है। ऐसी भी बातें होती हैं। आपने सुना होगा कभी इन सब चीज़ों के बारे में। तो सामान्य बीमारियाँ, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब तो अपने आप दूर होने वाली है। मगर वी हैवंट टाइम फॉर दिस थिंग। वी हैवंट टाइम फॉर डॉक्टर्स। वी हैव टाइम फॉर डॉक्टर्स। वी हैव money for doctors, but we haven't money to produce विदाउट केमिकल और पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स जो मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबिलिटी है ऑर्गेनिकली, आप मंगवा सकते हैं अपने लिए अगर चाहें। मगर हम पैसा वहाँ खर्च कर देंगे, मगर इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए, मैं जो कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। मैं सब लोगों से ये गुज़ारिश करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है, हर उस मन से जो इस चीज़ को नहीं समझ रहा, देख रहा, वो अपने शरीर की स्वस्थता के लिए
एक बार इस प्रकार के व्यवहार को ज़रूर करें और जो लोग स्वस्थ हैं पूरे तरीके से, वो कम से कम हफ्ते में 2 दिन डिनर स्किप ज़रूर करें। ऑटो मोड के ऊपर बहुत कुछ ठीक हो और मुझे खुशी है ये सब कहते हुए और मैंने ये सब कुछ अनुभव किया हुआ है जी, मैं तब कह रहा हूँ आपसे। ड्रास्टिक। आई थिंक 40 दिन नहीं खाना, मतलब फलाहार करना, और अगले 40 दिन सिर्फ एक टाइम की मील खाना, हुँ, व्हिच इज़ अ बेसिक मील, हुँ। आई थिंक नीड्स लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली। और उसके बाद लगातार सारा जीवन मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, इट्स द दवाइयों की आवश्यकता ना होना। व्हेन यू डू डिफिकल्ट थिंग्स यू हैव वेरी बेटर रिवॉर्ड्स, आई और थिंक। जब हम ऐसी स्थिति में आ बट ये जाते हैं, डूएबल है इफ हम अगर इसमें तो कुछ है ही नहीं, अगर तभी हम तो कहा मैंने बड़े आपसे। कॉन्टेक्स्ट में देखें, टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, हम इतने साल साल भर लोग बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा ज़िंदगी खाते हैं, शुगर की दवाइयाँ ज़्यादा ज़िंदगी खाते हैं, थायराइड की ज़्यादा ज़िंदगी खाते हैं। तो आई थिंक 80 दिन टू ट्राई दिस इज़ नॉट बैड थिंग। 100% बीपी कंट्रोल हो जाएगा जी। और उसके बाद फिर खुद समझ आने लगेगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिर एक बार सही रहने के बाद, फिर गलत की तरफ फिर वही जाएगा जिसके पास समझ नहीं है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, बट थोड़ी भी समझ है तो फिर वो उस रास्ते पर होगा। इंटेस्टाइन में जो भी कुछ जाता है वो जब उबलता है अंदर जाके, उबलना मीन्स उसमें जो भी कुछ प्रक्रिया होती है, उसके बाद एक वायु बनती है। हुँ, जब वो वायु बनती है तो उसका स्वभाव है वायु ऊपर की तरफ उठती है, जो नहीं उठनी चाहिए। हमारे शरीर की ये व्यवस्था है कि वायु निकल जानी चाहिए, फ्रेश होते वक़्त और सारा कुछ हम क्लियर कर दें। मगर अगर वो अंदर सड़ रहा है पड़ा हुआ, तो वायु ऊपर उठती है। जब वो उठती है सबसे पहले वो हार्ट पे पहुँचती है, तब हम ये तो वो है जो डकार में निकल गई। इसके बाद वो दूसरी है जो इस एरिया में फँसती है, यहाँ पर। यहाँ पर ना हल्का भारीपन महसूस करते हैं। वो फँसती है, फिर वो हार्ट पे प्रेशर बनाती है वायु। वो प्रेशर नसों के अंदर नहीं बन रहा है, वो हार्ट वाला वो ब्लॉक एरिया जो है, पूरा ब्लॉक जो है, उस पे वो दबाव बन रहा है हवा का। तो वो हम महसूस कर रहे हैं। उसके बाद वो और बढ़ती है। मतलब एट लास्ट वो वायु यहाँ तक आ जाती है। हुँ। सिर दर्द, माइग्रेन, आँखों के नीचे सूजन, ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। वो विकृत वायु है जिसको शरीर में नहीं रहना चाहिए, जिसके निकलने का तरीका ही फ्रेश होते वक़्त हम बिल्कुल साफ़ हो जाएँ, वाला था। वो रह जाती है बॉडी में और वो रहती तभी है जब हम फ्रेश टाइम पर नहीं होते। और फ्रेश टाइम पे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो डाइजेस्ट पूरा नहीं हुआ हुआ होता। अगर वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए तो 100% फ्रेश हो जाएँगे। करेक्ट। वो आधा डाइजेस्ट हुआ, आधा नहीं हुआ, वो सब मिक्स मैच चलता रहता है बॉडी में और वो हमें हर्ट करता है। अब वो वायु पहले तो यहाँ पर हमें परेशान कर रही है। अगर यहाँ तक भी बात समझ में नहीं आई और बात और ख़राब हो जाती है और हम उसको मतलब अलग-अलग तरह की दवाइयाँ खा के कंट्रोल करने का काम करते रहते हैं, हुँ, तो उसके बाद वो वायु जो है हमारी नसों में प्रवेश कर जाती है और जब नसों में प्रवेश कर जाती है तो उनके माध्यम से वो फिर बोन्स और बाकी सब जगह पहुँचनी शुरू हो जाती है तो पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेन जो विकृति आती है वो आती तो इंटेस्टाइन में केयर ना करने की वजह से है। तो जो मैंने आपसे 40 दिन वाली बात कही वो बहुत रिज़ल्ट गिवन है। अगर हम लोग इसका ध्यान रखें तो बहुत सुधार हो सकता है। इंटेस्टाइन का एक और बहुत बड़ा रोल है कि अगर पेट में हम हल्कापन महसूस करते हैं तो मन में हल्कापन स्वतः आता है। मॉर्निंग में जब हम फ्रेश होने के बाद बाहर निकलते हैं तो हमारा फ़ील फैक्टर चेंज होता है। उस वक़्त हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ भी करने जाते हैं तो बड़ी फुर्ती के साथ हम कर रहे होते हैं। इस फुर्ती को हम सारा दिन कैरी कर सकते हैं, अगर हम अपने इस बैलेंस को इंटेस्टाइन के मैनेज करें। इस विषय में बहुत सारी चीज़ें और छोटे-छोटे तथ्यों में कही जा सकती हैं, बट इस वक़्त क्योंकि हम एक लिमिटेड हिसाब से बात कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। मगर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि इंटेस्टाइन का प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी की रूट है। इसी से हार्ट पे इम्पैक्ट आता है और हार्ट पे इम्पैक्ट आने से बोन्स पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो सब कुछ
ठीक रहता है। थैंक यू संजीव जी अपने विचार शेयर करने के लिए।